हेलो बच्चों। देखिए आज हमें कौन सा क्लास देख रहे हैं। तीसरी क्लास जयशंकर प्रसाद। अब इन्होंने लिखा है आत्मकथ्य। ये लिखा हुआ है, इसी को हमको पढ़ना है। जैसा कि मेरी आदत है, एक एक लाइन को समझा समझा के डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं जयशंकर प्रसाद का क्या हिसाब किताब है, मतलब इनका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो इनका जन्म जो है 1889 में वाराणसी में हुआ था। और काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में इन्होंने पढ़ाई करी थी। काशी मतलब वाराणसी में ही एक क्वींस कॉलेज, वहाँ पे उन्होंने पढ़ा था। इनकी परिस्थितियाँ ठीक नहीं थी, आर्थिक रूप से इतने मजबूत नहीं थे, इसलिए 8वीं तक ही पढ़ाई करी। उसके बाद इन्होंने घर पे पढ़ाई करा, छोड़ दिया। और घर पे क्या पढ़ा इन्होंने, संस्कृत, हिंदी, फारसी, ये सब इन सब चीज़ों की पढ़ाई करी इन्होंने। खुद से सीखा सब घर पे। और ये छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवि हैं। छायावादी कहने का मतलब ये है कि जो भी लेखन शैली है, हर टाइम फ्रेम में कोई किसी ने कुछ ना कुछ लिखा है। जैसे मान लीजिए 1920 से 1930 के बीच में किसी ने कुछ लिख दिया, ठीक। और 1930 से लेकर 1940 के बीच में कुछ लिखा गया। तो ये जो 1920 और 1930 है, इसी को टाइम फ्रेम में बांटा गया। हर कोई किसी न किसी को युग बोल दिया गया। मतलब जिसकी ज्यादा भरमार में जिस टॉपिक पे ज्यादा लिखा गया था, उसको उस युग से डिनोट कर दिया गया। तो ये छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवि होने का मतलब ये है जयशंकर प्रसाद का कि छायावादी का मतलब ये है कि इसमें प्रेम, अनुभव, भावनाओं से जुड़ी हुई चीजें ज्यादा लिखी गई है। ठीक है, तो उसको छायावादी कह दिया गया, उस टाइम फ्रेम को छायावादी बोल दिया गया। तो इसी छायावादी टाइम फ्रेम में जयशंकर प्रसाद भी थे। और इनको छायावादी युग का सबसे प्रमुख माना जाता है, क्योंकि इन्होंने ज्यादा बेहतर लिखा था, तो औरों के अलावा ज्यादा बेहतर लिखा था। ठीक है, ऐसे समझिए। तो जयशंकर प्रसाद 1937 में इनका निधन हो गया, गुजर गए। ठीक। 1889 में वाराणसी में जन्म लिया। क्वींस कॉलेज में पढ़ा काशी के, और 8वीं तक की पढ़ाई करी। और उसके बाद संस्कृत, हिंदी, फारसी घर पर ही सीखा सब। और ये छायावादी युग के सबसे बेहतरीन कविता लिखने वाले माने जाते हैं। मतलब इन्होंने कहानी उपन्यासकार भी लिखा, लेकिन छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवि माने जाते हैं ये। ठीक है, तो कवि के रूप में ज्यादा प्रसिद्ध है। और 1937 में फिर इनका देहांत हो गया, मतलब गुजर गए, मर गए, स्वर्गवास हो गया। ठीक। और इनकी बहुत सारी इन्होंने बहुत कुछ लिख कर गए हैं ये। जैसे चित्रधारा है, कानन कुसुम है, झरना है, आंसू है, लहर है, और कामायनी है। और कामायनी बहुत फेमस है। और आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति कौन मानी जा रही है, कामायनी। और उनको कामायनी के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया, मतलब अवार्ड दिया गया, मंगला प्रसाद अवार्ड दिया गया। और कवि होने के साथ साथ ये गद्यकार भी थे, उपन्यास भी लिखा है, कहानियां भी लिखी है। तो अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामी उनके नाटक हैं। ठीक। कंकाल, तितली, इरावती ये उपन्यास है। और आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल उनके कहानी संग्रह है। तो नाटक भी लिखा है, कहानी भी लिखी है, उपन्यास भी लिखा है, कविताएं भी लिखी है। तो प्रसाद का साहित्य जीवन क्या है। साहित्यिक जीवन कोमलता, माधुर्य, शक्ति, ओज का साहित्य माना जाता है। ठीक। इन सब विषयों से जुड़ा हुआ चीजें लिखते हैं। छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और शैली की लाक्षणिकता उनकी कविता की प्रमुख विशेषता है। मतलब जब ये कविताएं लिखते हैं ना, तो ये सारी चीजें उसमें आती हैं, नजर आएंगी। और इतिहास दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी, इसीलिए उनके साहित्य में जब ये कुछ लिखते थे तो उसमें झलकता भी था। एग्जाम्पल के लिए ये देखिए, ये जो अजात शत्रु है, चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, ध्रुव स्वामी है, ऐतिहासिक कैरेक्टर है। और इनका ऐतिहासिक कैरेक्टर को लेकर कल्पना करते थे, जो एकदम रियल लगने लगता था। ठीक। एक एक करके समझते हैं। हमने देख लिया जयशंकर प्रसाद जी के बारे में अच्छे से। अब जयशंकर प्रसाद कौन थे, एक एक करके तोड़ तोड़ के, जो मेरी आदत हमेशा तोड़ तोड़ के समझते हैं। तो जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के बहुत बड़े कवि थे, नाटककार थे, कहानीकार थे। और वे छायावाद नाम की काव्यधारा के प्रमुख कवियों में से एक थे। जन्म 1889 में हुआ था, वाराणसी में हुआ था। और उनकी पढ़ाई क्या है, काशी के प्रसिद्ध कॉलेज में हुई है। घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने की वजह से उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। और घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी भाषाएं सीख ली। ठीक है, जैसे कोई बच्चा स्कूल छोड़ने के बाद खुद मेहनत करके यूट्यूब से, किताबों से, या कोई मिल जाए पढ़ाने वाला फ्री में, तो उनसे पढ़ लिया। तो जयशंकर प्रसाद ने भी वैसा ही किया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जयशंकर प्रसाद के टाइम पे यूट्यूब था, मतलब अपने से मेहनत करके आसपास वालों ने इससे सीखा, खुद से।
छायावाद क्या होता है? छायावाद हिंदी कविता की एक शैली है जिसमें प्रकृति, भावनाएं, कल्पना, प्रेम, सुंदरता, इन सब का जो है इन सबको यूज करके बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा जाता है। ठीक। एग्जाम्पल के अगर कोई मान लीजिए कोई कवि है जो चांद देख रहा है, ठीक, तो चांद देखकर अपनी भावनाएं लिखेगा। जैसे क्या लिखेगा? चांद जैसी मेरी उदासी को समझ रहा हो। चांद जैसे, जैसे कि चांद जैसे मेरी उदासी समझ रहा हो, इसका मतलब ये है कि चांद जो है मेरी उदासी समझ रहा है, मैं क्यों दुखी हूँ। तो ये छायावादी शैली मानी जाएगी। अगर इस तरीके से कोई लिख रहा है ना, चांद है, प्रकृति है, भावनाएं है, प्रेम है, ये सब चीजों से लिख रहा है, तो छायावादी लिखता है। ठीक। मान लीजिएगा कि छायावादी कवि है कि इसमें भावनाएं ज्यादा आ रही हैं, और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, कविताएं हैं, चित्रधारा, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, कामायनी। कामायनी क्यों प्रसिद्ध है? कामायनी हिंदी साहित्य की महान रचनाओं में गिनी जाती है। क्यों? क्योंकि इसे मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला है। मतलब इतनी महान रचना है कि इसको मंगला प्रसाद पुरस्कार मिल गया। जैसे फिल्मों में कोई फिल्म बहुत अच्छी बन जाती है तो ऑस्कर जीतती है, वैसे ही साहित्य में अच्छे लेखन के लिए जो जिसने बहुत बेहतरीन लिखा है, जबरदस्त लिखा है, तो मंगला प्रसाद पुरस्कार मिलता है। तो ये इनको मिला है। और ये केवल कवि नहीं थे, ये कवि थे, कहानीकार थे, नाटककार थे, उपन्यासकार थे, सब कुछ थे। इनके नाटक कौन कौन से हैं? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी। ठीक है। इन नाटकों में इन्होंने इतिहास, राजनीति और वीरता दिखाई है। ठीक। आजकल जैसे वेब सीरीज आते हैं तो उसमें हिस्टोरिकल वेब सीरीज बनती है काफी, वैसे उस समय के ये नाटक लिखते थे। ठीक। उसी समय वैसे ही उस समय ये नाटक बहुत प्रसिद्ध थे, ये सब जो इन्होंने लिखा था। उपन्यास भी लिखा है इन्होंने, कंकाल, तितली, ईरावती। कहानी संग्रह भी है इनका, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, ये सब लिखा है इन्होंने। और इनकी लेखन शैली कैसी थी? जब ये लिखते थे तो इनके लेखन में कोमलता, मिठास, शक्ति, देश प्रेम, प्रकृति प्रेम, ये सब दिखाई देता है। ठीक है। मतलब एकदम पढ़ के मस्त हो जाएगा आदमी, कहेगा कि वो माय गॉड क्या लिख दिया इन्होंने। और उनकी कविता की विशेषताएं क्या है कि जब ये लिखते हैं तो ये प्रकृति के प्रेम के बारे में लिखते हैं। वे प्रकृति को बहुत सुंदर तरीके से लिखते हैं, बारिश, बादल, चांद, इन सब को भावनाओं से जोड़ के लिखते हैं। कल्पना शक्ति देखने को मिलती है उनकी। जैसे मान लीजिए कोई ये, कैसे कोई ये सोच सकता है कि बादलों को दुखी इंसान की तरह दिखा दें। ये कल्पना बहुत बेहतरीन कर देते, बादलों को दुखी इंसान की तरह दिखा देते कि बादल दुखी है। बादल भी कभी दुखी होता है क्या? लेकिन ये कल्पना करते थे, ऐसा लिखते थे कि बादल भी दुखी हो जाता था। मतलब बादल दुखी है ऐसा ये लिखते थे, कल्पना करते थे। देश प्रेम मिलेगा इनके लेखन में। इनकी रचनाओं में जो भारत के प्रति प्रेम भी दिखाई देगा आपको। इतिहास में रुचि दिखाई देगी। ऐतिहासिक पात्रों और घटनाओं को बहुत लिखा है इन्होंने। अभी स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त के बारे में बोला ना, कैरेक्टर पकड़ के ये लिख देते थे। तो चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त जैसे राजाओं पर नाटक लिखना इनका। और जयशंकर प्रसाद जो है हिंदी साहित्य के ऐसे लेखक है जो कविता भी लिखते हैं, कहानी भी लिखते हैं, नाटक भी लिखते हैं और उपन्यास भी लिखते हैं। तो हर क्षेत्र में महान काम किया है। और उनकी रचनाओं में प्रकृति आती है, भावनाएं आते हैं, देश प्रेम आता है और कल्पना आता है, और इतिहास का बहुत ही सुंदर मिश्रण मिलता है। इन सबको मिला जुला के लिखते थे। ठीक। अब देखिए जो हम पढ़ने वाले हैं आत्मकथ्य, ये उसी का समरी है। पहले इसको पढ़ के समझते हैं। ठीक है। पढ़ना बहुत जरूरी है। प्रेमचंद के संपादन में हंस एक आत्मकथा विशेषांक निकालना तय हुआ था। प्रसाद जी के मित्रों ने आग्रह किया कि वे भी आत्मकथा लिखें। प्रसाद जी इससे सहमत न थे। इसी असहमति के तर्क से पैदा हुई कविता है आत्मकथ्य। यह कविता पहली बार 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी। छायावादी शैली में लिखी गई इस कविता में जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। छायावादी सूक्ष्मता के अनुरूप ही अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करने के लिए जयशंकर प्रसाद ने ललित, सुंदर एवं नवीन शब्दों और बिंबों का प्रयोग किया है। इन्हीं शब्दों एवं बिंबों के सहारे उन्होंने बताया कि उनके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति की जीवन की कथा है। कुल मिलाकर इस कविता में एक तरफ कवि, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे महान और रोचक मानकर लोग वाह वाह करें। कुल मिलाकर इस कविता में एक तरफ कवि द्वारा यथार्थ की स्वीकृति है, दूसरी तरफ एक महान कवि की विनम्रता भी है। ठीक है। अभी हम इसमें समझेंगे, अभी बिंब समझेंगे, बिंब क्या होता है। अभी देखिए प्रेमचंद के संपादन में हंस पत्रिका एक आत्मकथा विशेषांक निकला। प्रेमचंद कौन? मुंशी प्रेमचंद। ठीक है। उनके संपादन में एक पत्रिका मैगजीन था हंस।
उस मैगजीन में एक विशेषांक निकालना चाहते थे। जैसे किताब होता है ना, किताबों में बहुत सारे चैप्टर होते हैं, जैसे न्यूज़पेपर आता है तो स्पोर्ट के लिए अलग, इंटरटेनमेंट के लिए अलग वाला सेक्शन बना होता है न्यूज़पेपर में, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। वैसे ही हंस पत्रिका में एक आत्मकथा का विशेषांक निकालना चाहते थे, जिसमें हर कोई अपने अपनी आत्मकथा लिखता और हमेशा पब्लिश होता रहता वो। तो आग्रह किया जा रहा है जयशंकर प्रसाद से जी से कि आप भी अपनी आत्मकथा लिखिए, ताकि लोग पढ़ सके, जान सके। समझ में आया? तो यहाँ पे जो है जयशंकर प्रसाद मना कर रहे हैं। ठीक, अब समझते हैं इसको डिटेल में। बिंब का देखिए मतलब क्या होता है। बिंब का मतलब ये होता है कि जब भी कोई कुछ बोले तो आपके मन में छवियां बनने लग जाए। जो मन में छवियां बनती हैं, इमेज बनते हैं, उसको बिंब बोला जाता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक कहानी सुनाऊं कि एक सफेद घोड़ा था, सफेद घोड़े पर एक राजा बैठा हुआ था जो बहुत ही गोरा था, उसके लंबे काले बाल थे। एक उसने सफेद टी शर्ट पहन रखी थी और उस सफेद घोड़े पे बैठा हुआ था। उसकी मूछें नहीं थी, चिकना चेहरा था और हाथ में तीर लिया हुआ पीले शेर का शिकार कर रहा था। पीले रंग का शेर था, वो जंगल में, हरे भरे जंगल में भाग रहा था और ये राजा उसका शिकार करने के लिए भाला लेके उसके पीछे घोड़े पे दौड़ रहे थे, तबड़क तबड़क तबड़क। अब जब मैं ये कहानी सुना रहा हूँ तो आपके दिमाग में सफेद घोड़ा, सफेद कलर का टी शर्ट पहना हुआ राजा, हाथ में लिया हुआ भाला, आगे सामने जो है शेर भाग रहा है, ये जो इमेज बन रहा है आपके दिमाग में, इसको बिंब कहते हैं। ठीक, अब देखिए, ये जो हमने अभी पढ़ा है, इसको इसको समझना है कि ये जो है, ये भाग जो जयशंकर प्रसाद की कविता आत्मकथा के बारे में बता रहा है। ये घटना क्या है कि प्रसिद्ध लेखक प्रेमचंद एक पत्रिका निकालते थे जिसका नाम हंस था, और एक बार हंस पत्रिका का आत्मकथा विशेषांक निकालने की योजना बनी। मतलब ये है कि उस अंक में बड़े लेखक अपनी जीवन कहानी लिखने वाले थे, अपनी आत्मकथा लिखने वाले थे, जैसा कि बताया मैंने। फिर क्या हुआ, जयशंकर प्रसाद जी के दोस्तों ने उनसे कहा कि आप भी अपनी आत्मकथा लिखिए, लेकिन जयशंकर प्रसाद जी इसके लिए तैयार नहीं थे। क्यों नहीं तैयार थे? वो उनका मानना ये था कि मेरे जीवन में ऐसा कुछ खास नहीं है जिससे लोग बहुत महान समझे। ठीक है, यही सोचकर वो उन्होंने एक कविता लिखी, आत्मकथा। यही सोचकर उन्होंने एक कविता लिखी, आत्मकथा। और ये कविता कब छपी? 1932 में छपी और हंस पत्रिका के आत्मकथा विशेषांक में ही प्रकाशित हुई। कविता का मुख्य भाव क्या था? इस कविता में कवि ने अपने जीवन के दुख, भावनाएं और अनुभव बहुत ही सुंदर तरीके से बताते हैं, लेकिन वे अपने जीवन का कोई महान कहानी नहीं मानते। कि वो नहीं मानते जयशंकर प्रसाद कि मेरे जीवन में कोई ऐसी महान चीज है या मैं बहुत महान हूँ कि मुझे लिखना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ा कलाकार हो और सब लोग उससे कहे कि अपनी सफलता की कहानी बताओ, लेकिन जो जिससे बोला जा रहा है वो बोले कि मैं तो एक साधारण इंसान हूँ, मेरी जिंदगी भी बाकी लोगों जैसा ही है। तो यही भावना इस कविता में भी मिलेगी आपको। कविता की भाषा कैसी है? सुंदर शब्द है, मीठी भाषा है और भावनात्मक चित्र है, यानी बिंब है, इनका प्रयोग किया गया है। तो सुंदर भाषा, मीठी भाषा, भावनात्मक चित्र, बिंब, ये छायावादी शैली इसको बोलते हैं। बिंब क्या होता है बता चुका हूँ। ठीक, एग्जाम्पल के लिए मतलब समझिए कि बिंब है जब कवि शब्दों से ऐसा दृश्य बनाता है कि हमारे मन में तस्वीर बन जाए, उसे बिंब कहते हैं। उदाहरण के लिए, आंसू मोती बनकर गिर पड़े। अब यहाँ आंसू को मोती जैसा बता दिया गया तो आपके दिमाग में इमेज बनेगा कि आंसू जो है बह रहे हैं, मोती जैसे बह रहे हैं, तो आपके दिमाग में एक पिक्चर बन रही होगी, तो बिंब बोलते हैं। कविता की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इस कविता में दो बातें दिखाई देती है, यथार्थ की स्वीकृति, यानी कवि जो है अपने जीवन की सच्चाई स्वीकार कर रहा है, वे दिखावा नहीं कर रहा है। और दूसरी बात, विनम्रता। इतने बड़े कवि होने के बाद भी वो खुद को साधारण इंसान मानते हैं, ये उनकी विनम्रता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट कहे मैं अभी सीख रहा हूँ, तो ये उनकी विनम्रता कहलाती है, बहुत ज्यादा घमंड नहीं कर रहा है। तो निष्कर्ष इसका ये है कि ये कविता हमें क्या सिखाती है? महान इंसान भी खुद को साधारण मान सकते हैं। सच्चाई और विनम्रता बहुत बड़ी चीज है। हर इंसान की जिंदगी में दुख और अनुभव होते हैं। कविता केवल कहानी नहीं बता रही है, बल्कि भावनाओं की अभिव्यक्ति कर रही है, भावनाओं को एक्सप्रेस कर रही है, इमोशंस को एक्सप्रेस कर रही है। अब हम कविता पढ़ते हैं। अब हम कविता पे आ गए। आत्मकथ्य, आत्मकथा होता है इसका मतलब ऑटोबायोग्राफी, खुद के बारे में बताना, खुद से, खुद के बारे में बताना खुद से। चलिए पढ़ते हैं, मजा आएगा आपको। मधुप गुन गुना कर कहा जाता, कौन या
मधुप गुनगुना कर जाता कौन कहानी है अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखो यह गागर रीति। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। ठीक है। अब एक एक लाइन समझिए इसका। ये आत्मकथा कविता की शुरुआती पंक्तियां, इसमें क्या है, जयशंकर प्रसाद अपने जीवन की कहानी बताने से झिझक रहे हैं, संकोच महसूस कर रहे हैं। पहली पंक्ति क्या है, मधुप गुनगुना कर, मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन यह कौन कहानी है अपनी। का मतलब ये है कि जैसे भौरा, मधुप का मतलब भौरा होता है, जैसे भौरा फूलों के पास गुनगुनाता हुआ अपनी बात कह जाता है, वैसे ही कौन अपनी जीवन की कहानी पूरी तरह बता सकता है। ठीक है। तो मधुप का मतलब भौरा है, और गुनगुना कर का मतलब है धीरे धीरे गाना। गुनगुना कर मतलब धीरे धीरे गाना। तो जैसे कोई व्यक्ति अपने दिल की सारी बातें पूरी तरह शब्दों में नहीं बता पाता, बस थोड़ा थोड़ा ही बता पाता है। ठीक। इसका भाव यही है। दूसरी पंक्ति, मुस्कुराकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इसका मतलब ये है कि पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे गिर रही हैं, जैसे मुस्कुरा रही हूँ। तो जयशंकर प्रसाद जो है प्रकृति का बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाकर जीवन की भावनाएं बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि पतझड़ में जब पत्तियां गिरती हैं तो लोगों को लगता है कि प्रकृति चुपचाप कुछ कह रही है, यानी पुरानी यादें धीरे धीरे खत्म हो रही है। तीसरी पंक्ति में क्या बता रहे हैं कि इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। का मतलब ये है कि यह जो विशाल नीला आकाश है, इसमें न जाने कितने लोगों की जीवन कहानियां छुपी हुई है। ठीक है। अनंत नीलिमा का मतलब अंतहीन नीला आकाश, असंख्य मतलब बहुत सारे। यह जो विशाल नीला आकाश है, इसमें न जाने कितने लोगों की जीवन कहानियां छिपी है। इसका मतलब ये है कि जो आकाश है नीला, ये हमेशा से रहा है, और जिन जिन लोगों ने जन्म लिया है वो जन्म लिया फिर एक समय के बाद मर गए। ये जो नीला आकाश है, सबकी कहानियां जानता है, ये सबको देखा हुआ है, क्योंकि ये हमेशा से है। ठीक। जैसे दुनिया में करोड़ों लोग हैं और हर किसी की अपनी अलग कहानी है, बस वैसे ही। चौथी पंक्ति, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। मतलब लोग दूसरों की जिंदगी या दुखों का मजाक उड़ाते रहते हैं। व्यंग का मतलब ताना मारना, और उपहास का मतलब होता है मजाक उड़ाना। जैसे कोई व्यक्ति अपनी परेशानी बताए और लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, ठीक ठीक वैसा ही। पांचवी पंक्ति में लिखा है, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी भी थी। इसका मतलब यह है कि फिर भी तुम लोग चाहते हो कि मैं अपने जीवन की कमजोरियों और दुख सबको बता दूं। दुर्बलता का मतलब कमजोरी होता है, और बीती का मतलब होता है बीती हुई बातें। ठीक। जैसे कोई इंसान अपने पुराने दुख याद नहीं करना चाहता हो, ये भाव इसमें है। छठी पंक्ति, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर नहीं थी। क्या मतलब है कि तुम मेरी कहानी सुनकर खुश हो जाओगे, लेकिन तुम्हें लगेगा कि मेरा जीवन तो खाली घड़े जैसा है। गागर, गागर रीति का मतलब होता है खाली घड़ा। जैसे बाहर से कोई व्यक्ति जो बहुत बड़ा लगता हो, ठीक है, लेकिन अंदर से बहुत ही अकेला दुखी हो, ठीक ठीक वैसा ही भाव यहाँ पे है। अगली पंक्ति है कि किंतु ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। तो यहाँ जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, वो चेतावनी देते हैं कि ऐसा ना हो कि तुम मेरी भावनाओं और दुखों को सुनकर सिर्फ अपना मनोरंजन करो। मतलब मैंने बहुत ही भावनापूर्ण से तुम्हें अपना समझकर अपने दुख के बारे में बताया, अपनी भावनाएं बताई, और तुम ही मेरा मजा लेने लगे, मेरा मजाक उड़ा रहे हो। ठीक। तो रस लेना मतलब आनंद लेना। एग्जाम्पल के लिए, जैसे लोग किसी की दुख भरी कहानी सुनकर भावुक होने के बजाय उसका मजाक बनाने लगे। ठीक। तो कवि क्या बताना चाहते हैं यहाँ पे, हर इंसान की जिंदगी में दुख होते हैं। अक्सर लोग दूसरों के दुखों का मजाक बनाते हैं। हर बात दुनिया को बताना आसान नहीं होता, और सच्ची भावनाएं बहुत गहरी होती है। ठीक। मतलब मान लीजिए कि आप बहुत दुखी हैं, आपके जीवन में बहुत कुछ बीता है, और आप ये बात नहीं जानते, और आप बहुत फेमस हो, और आपसे लोग बोल रहे हैं कि अपनी जीवन कथा सुनाइए, मतलब बताइए, लिखिए, ऑटोबायोग्राफी लिखिए, कुछ किताब लिखिए, अपने बारे में लिखिए, अपने जिंदगी के बारे में लिखिए। ठीक है। और आप झिझक रहे हैं, आप क्योंकि आपको पता है कि लोग जो है किस टाइप के लोग हैं। मैं बताऊंगा, लोग मेरा मजाक हो सकता है उड़ा दे, ऐसे लोग होते हैं। मैं अपना समझ के अपनी भावनाएं व्यक्त करूं और लोग मजाक उड़ा दे, जिसे बता रहा हूँ हो सकता है वही मेरा मजाक उड़ा दे। तो ये कवि जो है झिझक रहे हैं, संकोच कर रहे हैं लिखने से, और वही बात इसमें इन्होंने बताई है सारी चीजें। ठीक। तो ये कविता किसके बारे में, जीवन की सच्चाई के बारे में, अकेलेपन के बारे में, संवेदनशीलता के बारे में, और विनम्रता के बारे में। और ये कविता बहुत ही सुंदर तरीके से इसको दिखाती भी है। तो कवि अपनी आत्मकथा सुनाने से झिझक रहे हैं, जयशंकर प्रसाद।
क्योंकि वे नहीं चाहते कि लोग उनकी भावनाओं को मनोरंजन लें, कि उन्होंने अपनी भावनाएं बताई और लोग उनका मनोरंजन लेने लगे, इसलिए नहीं बता रहे, या नहीं लिख रहे हैं आत्मकथा। अब अगला लाइन देखिए, यह विडंबना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुसक्या कर जो भाग गया, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उठा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की। एक एक लाइन समझेंगे। इसमें जयशंकर प्रसाद अपने पुराने सुख दुख प्रेम और बिछड़ने की यादों को याद कर रहे हैं। ठीक है, ये है पहली लाइन, यह विडंबना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं में। तो अभी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे जयशंकर प्रसाद, हे मेरी सरलता, यानी अपने भोलेपन के बारे में बोल रहे हैं। हे मेरी सरलता, क्या मैं खुद अपनी सच्चाई और मासूमियत का मजाक उड़ाऊं। विडंबना का मतलब अजीब स्थिति, सरलता का मतलब होता है यहाँ पे भोलापन, सच्चाई। उदाहरण के लिए, जैसे कोई बहुत सीधा साधा इंसान हो और लोग उसकी अच्छाई का मजाक उड़ाए। ठीक है, ये भाव है यहाँ पे। दूसरी पंक्ति, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। कवि सोच रहे हैं कि क्या मैं अपनी गलतियां बताऊं या दूसरों को, दूसरे के धोखे। तो जयशंकर प्रसाद ये सोच रहे हैं कि क्या मैं अपनी गलतियां बताऊं या जिन्होंने मुझे धोखा दिया या जो दूसरों को धोखा देते हैं उनके बारे में बताऊं। तो यहाँ प्रवंचना का मतलब होता है धोखा। उदाहरण के लिए, जैसे किसी दोस्त ने भरोसा तोड़ा हो और आप सोच रहे हैं कि गलती मेरी थी या उसने धोखा दिया था, ये भाव यहाँ पे। तीसरी पंक्ति, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं जयशंकर प्रसाद कि मैं अपने जीवन की सुंदर और खुशियों भरी बातें कैसे सुनाऊं। उज्जवल गाथा मतलब सुंदर कहानी। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे कोई अपने पुराने खुशहाल दिनों को याद करे, दोस्त प्यार खुशी और घूमने को, तो यही भाव यहाँ है कि इन ऐसे खुशी पल को कैसे याद किया जाए। अरे खिलखिलाकर हंसते हंसते होने वाली उन बातों की, वे उन हंसी खुशी वाले पलों को याद कर रहे हैं जिनमें सब लोग खुलकर हंसते थे। उदाहरण के लिए, जैसे दोस्तों के साथ बिताए मजेदार पल जिन्हें याद करके आज भी हंसी आ जाए। पांचवी लाइन, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जिस खुशी का सपना देखा था वह मुझे कभी नहीं मिला। उदाहरण के लिए, जैसे कोई बड़ा सपना देखा हो लेकिन वो पूरा ना हो पाया, वैसा ही। छठी पंक्ति, आलिंगन में आते आते मुसक्या कर जो भाग गया। मतलब ये कि खुशी या प्रेम ऐसा लगा जैसे मिलने ही वाला था लेकिन अचानक दूर चला गया। मतलब हाथ को आया मुंह न लगा वाला स्थिति, मतलब मुंह में निवाला डाला है तक गिर गया, ऐसा मिलने ही वाला था लेकिन दूर चला गया। आलिंगन का मतलब गले लगाना, मुसक्या का मतलब मुस्कुरा कर। उदाहरण के लिए, जैसे सफलता मिलने से पहले छिन जाए और कोई अपना पास आकर दूर चला जाए, वैसा ही। अगली पंक्ति है कि जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में। मतलब ये कि कवि जो है किसी सुंदर व्यक्ति की सुंदरता को याद कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पे व्यक्ति कौन हो सकता है, प्रिय या इनका प्रेमिका हो सकती है शायद। अरुण कपोल मतलब लाल गुलाबी गाल, मतवाली मतलब मोह लेने वाली। उदाहरण के लिए, जैसे कोई प्रिय व्यक्ति की मुस्कान और चेहरा बार बार याद आना। अगली पंक्ति है, अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। इसका मतलब है कि उस सुंदरता को देखकर ऐसा लगता था जैसे सुबह भी प्रेम में रंग गई हो। यहाँ उषा का मतलब सुबह होता है। अनुरागिनी मतलब प्रेम से भरी, उषा मतलब सुबह, मधुमाया मतलब मधुर आकर्षण। उदाहरण के लिए, जैसे सूर्योदय के समय जब सूरज उगता है उस समय किसी का चेहरा और प्रकृति दोनों सुंदर लगे। अगली पंक्ति में, उसको स्मृति पाथे बनी उसको स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की। इसका मतलब यह है कि अब वही पुरानी यादें कवि के जीवन यात्रा का सहारा बन गई है। कठिन शब्द स्मृति, याद, पाथे का मतलब यात्रा का सहारा, पथिक मतलब यात्री। ठीक, उदाहरण के लिए, जैसे कोई बूढ़ा व्यक्ति अपने पुराने अच्छे दिनों को याद करके जीता हो। और पूरी इस कविता का सरल भाव क्या है कि इस भाग में कवि पुराने प्रेम, अधूरे सपने, खोई खुशियां, यादों को याद कर रहे हैं। और वे बताते हैं कि जिंदगी में हर सपना पूरा नहीं होता है, कुछ खुशियां पास आकर दूर चली जाती हैं और अंत में इंसान के पास केवल यादें ही रह जाती हैं और उन्हीं यादों के सहारे वो जीता है। ठीक है, तो कविता हमें क्या सिखा रही है कि जीवन में सुख दुख दोनों आते हैं। अधूरे सपने इंसान को गहराई देते हैं, पुरानी यादें जीवन का सहारा बन सकती हैं। सच्ची कविता दिल की भावनाओं से बनती है। आप देखिए अगली लाइन, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कथा की, छोटे से जीवन
की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी बोली आत्मकथा। अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। एक एक लाइन समझिए कि जयशंकर प्रसाद अपनी जिंदगी के दुख और चुप्पी के बारे में बता रहे हैं कि वो चुप क्यों रहते हैं, मौन क्यों रहते हैं। पंक्ति, पहली पंक्ति आ रही है, जीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कथा की। मतलब वो बोल रहे हैं कि तुम मेरी जिंदगी की सिलाई खोल कर क्यों देखना चाहते हो, छिपी हुई बातें क्यों जानना चाहते हो। जीवन उधेड़ना मतलब छिपी हुई बातें खोलना। एग्जाम्पल के लिए जैसे किसी पुराने कपड़े की सिलाई खोलने पर अंदर की सारी चीजें बाहर आ जाती हैं, वैसे ही कभी नहीं चाहते कि लोग उनके दिल की पुरानी बातें पुराने खोल कर देखें। अरे उनके दिल के पुराने दुख को खोल कर देखें। अगली पंक्ति, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। मतलब मेरी छोटी सी जिंदगी की इतनी बड़ी कहानी मैं कैसे सुनाऊं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कोई साधारण इंसान क्या कि मेरा जीवन में ऐसा खास है ही क्या जो मैं आपको बताऊं, कुछ खास बात नहीं है। अगली पंक्ति, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। इसका मतलब ये है कि क्या यह बेहतर नहीं कि मैं चुप रहकर दूसरों की बातें सुनूं, यानी चुप रहने दो, दूसरों की सुनने दो। जैसे कुछ लोग अपनी परेशानियां सबको नहीं बताते बल्कि शांत रहना ज्यादा पसंद करते हैं। अगली पंक्ति, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। मतलब ये कि मेरी सीधी सादी जीवन कहानी सुनकर तुम्हें क्या फायदा मिलने वाला है, क्या फायदा होगा। भोली भाली आत्मकथा का मतलब ये है कि सरल और सच्ची जीवन कहानी। एग्जाम्पल के लिए जैसे कोई व्यक्ति कहे कि मेरे दुख जानकर तुम क्या बदल लोगे, कुछ होने वाला है, सुन के चले जाओगे। अगली लाइन, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। का मतलब है कि अभी मेरे दिल का दुख शांत पड़ा है, उसे फिर से जगाने का समय नहीं है। व्यथा का मतलब दुख और दर्द होता है, मौन व्यथा मतलब चुपचाप छिपा हुआ दुख। जैसे कोई पुराना दुख हो जिसे इंसान भूलने की कोशिश कर रहा हो, अगर कोई उसे फिर से याद दिलाए तो दर्द फिर जाग जाता है। ठीक है, तो यहाँ कवि क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हर इंसान अपने दुख सबको नहीं बताना चाहता, कुछ दर्द दिल में छिपे रहते हैं। चुप रहना भी एक गहरी भावना हो सकती है, और हर कहानी दुनिया को सुनाना जरूरी नहीं है। तो कविता का मुख्य भावना ये है कि विनम्रता, संवेदनशीलता, अकेलापन, छिपा हुआ दर्द, आत्मचिंतन दिखाई देता है। इस कविता में हमें ये सब दिखता है। ठीक, तो निष्कर्ष रूप में हम ये बोल सकते हैं कि कवि अपनी जीवन कहानी इसलिए नहीं बताना चाहते क्योंकि लोग शायद उसे समझ नहीं पाएंगे या केवल मनोरंजन मनोरंजन की तरह समझेंगे। और वे मानते हैं कि कुछ दुख जो है दिल में ही रहे तो अच्छे हैं, उन्हें बार बार जगाना ठीक नहीं है। अब देखिए हम पूरी इसकी समरी देख लेते हैं कहानी की तरह कि जयशंकर प्रसाद कहना क्या चाहते थे। हमने एक एक लाइन समझी है, अब एक एक लाइन के बाद हम पूरी समरी देख लेते हैं। तो कहानी सुनिए एक, जो मैं बोल रहा हूँ। एक बार की बात है, एक बहुत बड़े कवि थे जयशंकर प्रसाद। लोग उनकी कविताएं पढ़ते थे, उनकी तारीफ करते थे और जानना चाहते थे कि इतने बड़े कवि की जिंदगी कैसी रही होगी। सब लोग उनसे बार बार कहते थे कि अपनी आत्मकथा लिखिए, अपने जीवन की कहानी सुनाइए। लेकिन कवि क्या है, चुप रहते थे क्योंकि उनके दिल में बहुत गहरे दुख और अधूरी यादें छिपी हुई थी। अब कहानी की शुरुआत देखिए। कवि प्रकृति को देखते हैं और भौर भौर और जो है भौर प्रकृति को देखते हैं, भौरे फूलों पर गुनगुना रहे हैं, पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे गिर रही हैं, नीला आकाश बहुत साफ दिखाई देता है। उन्हें लगता है कि इस दुनिया में हर इंसान की अपनी कहानी है, हर किसी के दिल में कुछ न कुछ छिपा हुआ दर्द है। लेकिन वे यह भी दिखाते हैं कि दुनिया अक्सर लोगों के दुखों को समझती नहीं है। कई लोग दूसरों की तकलीफ का मजाक बना देते हैं। इसलिए कवि सोचते हैं कि अगर मैं अपनी कहानी बता दूं तो क्या लोग सच में मेरी भावनाओं को समझेंगे। अब पुराने दुखों की यादें देखिए। फिर कभी अपने पुराने दिनों को याद करते हैं। कभी उनकी जिंदगी में भी खुशियां थी, हंसी थी, सुंदर सपने थे, शायद प्रेम भी था। चांदनी रातें उन्हें बहुत प्यारी लगती थी, दोस्तों के साथ हंसी मजाक होता था। लेकिन धीरे धीरे सब बदल गया। उनके कुछ सपने अधूरे रह गए, कुछ खुशियां उनके पास आकर भी दूर चली गई, और उन्हें ऐसा लगा जैसे कि खुशी मिलने ही वाली थी लेकिन मुस्कुराकर भाग गई। अब अधूरे सपनों का दर्द देखिए। कभी किसी प्रिय व्यक्ति को भी याद करते हैं, उसकी सुंदर मुस्कान, गुलाबी गाल, उसकी यादें आज भी कवि के दिल में बसी हुई है। लेकिन अब वह सब केवल याद बन चुका है। अब कवि अकेले हैं और वह पुरानी यादों यादें उनकी जीवन का सहारा है। जैसे कोई थका हुआ यात्री लंबी यात्रा में पुरानी मीठी यादों के सहारे चलता रहता है। कवि चुप क्यों रहना चाहता है। अब कवि सोचते हैं कि मेरे दिल के पुराने घाव क्यों खोलूं। वे नहीं चाहते कि लोग उनके दुखों को सिर्फ कहानी या मनोरंजन समझे। वे कहते हैं मेरी जिंदगी कोई महान कहानी नहीं है, मैं भी एक साधारण इंसान हूँ। उनके दिल का दर्द अभी भी कहीं अंदर सोया हुआ है, वे उसे फिर से जगाना नहीं चाहते। तो लेखक क्या कहना चाहते हैं जयशंकर प्रसाद,
कि हर इंसान के दिल में छिपे हुए दुख होते हैं। हर व्यक्ति बाहर से खुश दिखता है, लेकिन अंदर बहुत दर्द हो सकता है। हर कहानी दुनिया को बताना जरूरी नहीं है, कुछ बातें दिल में ही अच्छी लगती हैं। लोग हमेशा भावनाएं नहीं समझते। कई बार लोग किसी के दुख को भी मनोरंजन बना देते हैं। और जीवन में अधूरे सपने होते हैं, और हर इंसान की जिंदगी में टूटी उम्मीदें, कोई खुशियां, पुरानी यादें होती हैं। ठीक है। तो इसका निष्कर्ष ये है कि यह कविता केवल आत्मकथा नहीं है, यह एक संवेदनशील इंसान को दिल की आवाज है। मतलब जयशंकर प्रसाद जी जो बहुत संवेदनशील थे, और ये उन्हीं की दिल की आवाज है। और कवि क्या कहना चाहते हैं? मैं भी तुम्हारी तरह एक साधारण इंसान हूँ, मेरी जिंदगी में भी दुख, प्रेम, अधूरे सपने और यादें हैं, लेकिन हर दर्द को शब्दों में कहना आसान नहीं होता है। तो ये वही कहना चाहते थे। समझ में आ गया पूरा? एक एक लाइन हमने समझा है। अब एक बार फिर से पढ़ लेते हैं इसको पूरा। पढ़ने में तो आना, पढ़ने से भागिएगा मत। ठीक है, ये पोएट्री जो कविता है इसको पढ़िएगा, क्योंकि बीच बीच से काट के आपसे प्रश्न पूछ लेगा। एक हिस्सा को ऐसे क्रॉप करेगा और इसी से पूछ लेगा इसका अर्थ बताइए। एक लाइन आगे पूरा हो गया है। ठीक है, मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ इसको, ताकि इसको आपको याद रहे, दिमाग में रहना चाहिए, पढ़ते रहिए इसको। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी है अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालो दुर्बलता अपनी भी थी, तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। किंतु कहीं ऐसा ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यह विडम्बना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी यह प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुतक्या करके जो भाग गया। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, अनुरागनी उठा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। समझ में आया? इसको पढ़ते रहिए। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही, और इसका हम प्रैक्टिस करेंगे कल। इसको पढ़िए, पढ़िए, बार बार पढ़िए, 1000 बार पढ़िए, ताकि आपके दिमाग में ये बन जाए। और जो एक एक लाइन का जो मैंने अर्थ बताया और फिर उसके बाद समरी दी है, उसका पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक होगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, फ्री है, पैसा नहीं लगना है। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।